नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग पावर जनरेशन पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि पावर सिस्टम क्या होता है, यानी बिजली व्यवस्था किसे कहते हैं। पावर सिस्टम पावर जनरेशन से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके यूटिलाइजेशन तक के होल नेटवर्क को हम पावर सिस्टम कहते हैं। पावर सिस्टम से आशय विद्युत युक्तियों के नेटवर्क से है। विद्युत युक्तियाँ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन यानी जनरेशन, संप्रेषण यानी ट्रांसमिशन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन तथा उसके उपयोग यानी यूटिलाइजेशन के लिए लगाए जाते हैं। पावर जनरेशन क्या होता है? पावर जनरेशन जहाँ पर हम कई प्रकार की ऊर्जाओं का यूज़ करके उनको कन्वर्जन करते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? जनरेशन। मतलब हम कई इक्विपमेंट बड़े बड़े ऑल्टरनेटर लगाकर, 3 फेस ऑल्टरनेटर लगाकर हम जब एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का जो कन्वर्जन प्राप्त करते हैं, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं? जनरेशन। सो ये कहलाता है पावर जनरेशन। तो उसके लिए हम जो भी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं वो होल नेटवर्क हमारा पावर जनरेशन कहलाता है। अब बात आती है पावर ट्रांसमिशन की। पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? जब कभी पावर हमारा जनरेट होकर जहाँ जनरेटिंग एंड से जो हमें विद्युत मिलती है, उस विद्युत को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर लेवल तक पहुँचाने के लिए जिस नेटवर्क की हमें आवश्यकता पड़ती है एज अ मीडियम, जैसे हम मीडियम कह सकते हैं, तो वो मीडियम जो नेटवर्क है वो आपका कहलाता है पावर ट्रांसमिशन। अब बात आती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि हमें जनरेटिंग एंड से पावर को मिला, मीडियम के द्वारा हम उसे लेकर गए और जब डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने सब स्टेशन को दिया तो सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो वितरण केंद्र है वो क्या करते हैं? उन्हें उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर तक, घरों घरों तक जो बिजली को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कहलाती है आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके पूरे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक तो हमने ये 3 स्टेप जाने पावर सिस्टम के। अब हम बात करेंगे कि पावर जनरेशन किसे कहते हैं। पावर जनरेशन यानी कि ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा पदार्थ का वह गुण है जो कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, वो हमारी ऊर्जा कहलाती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को दिखाता है, या कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। किसी भी पावर को, किसी भी शक्ति को उत्पादन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा जो है वो ना ही उत्पादित की जा सकती है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अब इसे आप ऐसे कह सकते हैं, ऊर्जा कन्वर्जन का नियम जो इंग्लिश में इस तरह से लिखा होगा, ऊर्जा एनर्जी इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it only convert in one form to another form. So it can be defined as the conversion of energy available in different forms. Different form मतलब कई तरीके के फॉर्म्स हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं। स्टीम पावर हो सकती है, जल ऊर्जा हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। तो कई प्रकार की जो एनर्जी हैं उनको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कराने का प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाता है? नोन एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने आपको भी बताया ही है। अब हमने देखा कि ऊर्जा जनरेशन क्या है, ऊर्जा जनरेशन कैसे करते हैं। अब बात ऊर्जा की क्या आवश्यकता है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी की आज की डेट पे वर्तमान समय में हमारे होम अप्लायंस में, घरेलू चीज़ों में, व्यापार में, इंडस्ट्रियल एरिया में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग माना गया है, देखा गया है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका उपयोग काफ़ी ज़ोर शोर से होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइटिंग के लिए, यानी कि प्रकाश के लिए भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर को चलाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। मैकेनिकल वर्क एंड ड्राइव्स को भी, यानी मैकेनिकल वर्क के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और बड़े बड़े इक्विपमेंट को चलाने के लिए जिन ड्राइव का भी हम इस्तेमाल करते हैं उन ड्राइव को भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि ऊर्जा के स्रोत क्या हैं।
अभी हमने देखा कि ऊर्जा जनरेशन किसे कहते हैं। अब हमें ऊर्जा सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज यानी कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होती है? कन्वेंशनल रिसोर्सेज पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी कहते हैं, मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी बोलते हैं। क्यों? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत मतलब जो परंपरागत तरीके से जिनका उत्पादन हम करते आ रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। मतलब और ये जो एनर्जी होती है, ये जो सोर्स होते हैं, ये अनवीकरणीय होते हैं, मतलब इन्हें दोबारा से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुनः रिन्यू नहीं किया जा सकता, पुनः इनका उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स भी कहते हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोयला भारत का सर्वप्रथम जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी उत्पादन किया गया था तो हमें सबसे पहले लकड़ी से उत्पादित किया था, और लकड़ी की जगह फिर हमने कोयले को रिप्लेस कर दिया, और तब से लेके आज तक कोयला अपना मुख्य भूमिका निभाता है ऊर्जा उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। कोयला। दूसरा है आपका न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इलेक्ट्रिसिटी में, मगर ये आज की अभी ये न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो पाती है, बहुत लिमिटेशन है, लिमिट में अपनी एनर्जी पैदा करता है। अगला है वाटर एनर्जी यानी जल ऊर्जा। जल ऊर्जा हमारी पारंपरिक ऊर्जा के सोर्स है, क्योंकि ये भी बहुत पुराना है जो ऊर्जा उत्पादन में इसकी मतलब इसकी भूमिका देखी गई है, इसलिए इसको कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। बट ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी है, क्योंकि इसको हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए वाटर ऊर्जा जो जल ऊर्जा है, वाटर एनर्जी है, ये आपकी एक्सेप्शनल है। अगला पॉइंट आता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, मतलब जिनको हम परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि कुछ ही वर्षों से जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। इन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि हम इनका पुनः उपयोग में कर सकते हैं, पुनः उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। सूर्य से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारी सोलर एनर्जी कहलाती है, तो हम उसका उपयोग बारंबार करते रहते हैं और इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनके आने वाले वर्षों में इनका खत्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अगला है विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो हम पवन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पवन की जो ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारी कहलाती है विंड एनर्जी। ये भी हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, क्योंकि इसको हम बारंबार उपयोग करते रहेंगे और ये इनके जो सोर्स हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। पहला। दूसरा, ये नॉन कन्वेंशनल है क्योंकि ये इनका इस्तेमाल अभी कुछ ही सालों से हमने करना शुरू किया है, इसलिए ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। अगला आता है बायोमास एनर्जी यानी बायोमास ऊर्जा। बायोमास एनर्जी क्या होती है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में वनस्पतियां होती हैं, लकड़ियां हैं, गोबर है, खाद है, जो भी ये प्रकार की चीज़ों को हम इकट्ठा करके इनको जब हम जलाते हैं तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारी बायोमास एनर्जी होती है। उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को करते हैं और ये भी अभी कुछ ही सालों से इनका उपयोग देखा गया है। ये तो हमने बात करी ऊर्जा के सोर्स की। अब हम बात करेंगे कि भारत में इन स्रोतों के द्वारा जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उनकी कैपेसिटी क्या है, मतलब इनके सोर्सेज के द्वारा हमारी इलेक्ट्रिसिटी में उत्पादन का क्या रोल है, ये हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कोयले की। कोयला, मैंने आपको जैसे कि बताया कि कोयला अपनी मुख्य भूमिका निभाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। कोयला हमारे भारत की जो टोटल डिमांड है, जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है, उसकी आपूर्ति लगभग 57% तक करता है, यानी कि टोटल डिमांड का 57% भाग हमारा कोयला जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। कोयला अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट उत्पादित करता है और आने वाले समय में कोयला के घटने की संभावना है, इसीलिए हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। कोयला का हमने देखा। अगला पॉइंट है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट यानी हाइड्रो एनर्जी रिसोर्सेज। हाइड्रो एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है? जल ऊर्जा, यानी कि जल ऊर्जा के द्वारा जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो है लगभग 13%, यानी कि भारत का टोटल डिमांड का 13% भाग हमारा जल ऊर्जा से प्राप्त होता है। न्यूक्लियर से हमें 2% का एनर्जी प्राप्त होती है। गैस से हमें 7.21% की एनर्जी प्राप्त होती है। डीजल से 0.2
2-4% की एनर्जी हमें प्राप्त होती है भारत में। अगला पॉइंट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हमने आपको बताया था, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल एटसेट्रा, इन सब एनर्जी रिसोर्सेज से भारत के टोटल डिमांड का 21% भाग हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से मिल रहा है, जो कि अभी एक लिमिट में है। इन पर अभी और भी काम चल रहा है और इन्वेंशंस हो रहे हैं और ज़्यादा हमारे वैज्ञानिक इसमें उत्पादन करने में लगे हुए हैं। 21% भाग हमारा भारत का टोटल खपत का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से मिल रहा है। तो ये तो हमने बात करी कि भारत में सोर्सेज की क्या कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अब हम बात करेंगे कि किसी भी पावर प्लांट को जब हम लगाते हैं, उसको चुनाव करते हैं, तो उसके लिए हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर हमारे उस प्लांट को लगाने में अफेक्ट करते हैं, उन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट आता है इनिशियल कॉस्ट, यानी कि प्रारंभिक लागत। प्रारंभिक लागत क्या होती है? प्रारंभिक लागत होती है जब भी किसी प्लांट को हम इस्टेब्लिश कराते हैं, लगाते हैं, तो उसमें उसके लिए जो हमें कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हम उस एरिया को देखेंगे, उस साइट को देखेंगे, उस पर हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि जनरेटर है और बहुत सारे इंसुलेटर, ब्रेकर्स वगैरह, हम ब्रेकर कह रहे हैं, कोई भी जो हमें टरबाइन है, या हम जिस भी प्लांट को पूरा इस्टेब्लिश कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। उन सभी को लगाने के लिए, इस्टेब्लिश कराने के लिए जो कॉस्ट पड़ती है हमारी, वो हमारी कहलाती है इनिशियल कॉस्ट, यानी कि प्रारंभिक लागत। अगला पॉइंट आता है रनिंग कॉस्ट, चालू लागत। चालू लागत क्या है? चालू लागत होती है यानी रनिंग कॉस्ट, जो जब हमारा कोई प्लांट इस्टेब्लिश हो जाता है, लग जाता है, तो उसके लिए जो हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, वो फ्यूल यानी वो ईंधन की जो वैल्यू है, ईंधन का जो कॉस्ट है, जो फ्यूल की हमें कॉस्ट मिलती है, वो कॉस्ट हमारी कहलाती है रनिंग कॉस्ट। यानी जो कंजप्शन होता है हमारे ईंधन का, फ्यूल का, तो वो जो लगता है, जो ईंधन लगता है, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है, वो हमारी क्या होती है? रनिंग कॉस्ट। अगला पॉइंट है लिमिट ऑफ सोर्स ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के स्रोत की सीमा। जब भी किसी प्लांट को हम लगाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सोर्स हमें मिल रहा है वो आने वाले सालों तक हमें लगातार मिलता रहेगा, उसकी क्या लिमिट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तो हमें वो सोर्स से जनरेशन मिल रहा, मतलब प्राप्त हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रही है, बट कुछ दिनों बाद वो सोर्स मिलना ही बंद हो जाए, यानी कि 8-5-6 सालों बाद या 10 सालों में हमें वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी सोर्स की लिमिट खत्म हो गई। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस भी सोर्स का हम पावर प्लांट लगाएं, उस सोर्स की क्या लिमिट है, उसको ध्यान में रखकर ही लगाएंगे। अगला पॉइंट आता है सिंप्लिसिटी एंड क्लीनिनेस। सिंप्लिसिटी क्या होती है? सरलता और सफाई। यानी कि सरलता मतलब जब भी किसी प्लांट को हम लगाते हैं, जब भी किसी प्लांट का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो इस प्रकार का उसका कंस्ट्रक्शन हो, इतना सिंपल हो कि हम उसको ऑपरेट करने में हमें कोई कठिनाई ना हो, हम आसानी से उसे ऑपरेट कर सकें। अगला पॉइंट है क्लीनिनेस, यानी कि सफाई। तो सफाई का मतलब यहाँ है कि हमारा जो भी प्लांट हो वो प्रदूषण ना करता हो, प्रदूषण रहित हो, पॉल्यूशन ना देता हो, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड ना करे, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक होता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है कि जैसे हमने आज जो प्लांट लगाया और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पैदा करता है, आज तो हमें उससे आउटपुट मिल रहा है, बट कुछ सालों बाद उसमें प्रोडक्शन होना बंद कर दिया, उससे हमें प्रोडक्शन ही नहीं मिल रहा है, तो ये उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि कभी भी किसी भी प्लांट की जो आयु होती है, लाइफ होती है, वो 40 से 50 वर्षों तक की होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारे प्लांट है उसकी आयु लगातार वैसे ही प्रोडक्शन होता रहे, जिस प्रकार से आज दे रहा है वैसा ही प्रोडक्शन वो आने वाले समय में भी देता रहे। तो ये इसकी कहलाती है विश्वसनीयता। अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है, अब हम बात करेंगे कि हमारे जो जनरेशन वाले प्लांट हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्लांट हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका कन्वेंशन रिसोर्सेज प्लांट, यानी कि जो कन्वेंशन रिसोर्सेज से हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो प्लांट कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल पावर प्लांट, यानी ऊष्मीय शक्ति संयंत्र। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, कोयला इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एज अ फ्यूल के रूप में हम कोयले को लगाते हैं, कोयले को जलाते हैं बॉयलर में, और कोयला जलने पर हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से हम अपने पानी को गर्म करके भाप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारे बॉयलर से भाप निकलती है, उस भाप को हम टरबाइन पर डालते हैं, इसकी वजह से हमारा टरबाइन मूव करने लगता है, और टरबाइन के मूव करने से हमारा ऑल्टरनेटर स्टार्ट हो जाता है। ऑल्टरनेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम
करता है। सो हमारा ऑल्टरनेटर से हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो ये होल प्रोसेस हमारा थर्मल पावर प्लांट का है, जिसमें हम एज अ कोल का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि जल ऊर्जा संयंत्र। जल ऊर्जा संयंत्र क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, जल ऊर्जा को जल को हम काफ़ी ऊंचाई पर एकत्र करके रख लेते हैं। जो नदी का पानी है, जो झीलों का पानी है, नदियों के पानी के बहाव को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, डैम बनाकर पानी को एकत्र कर लेते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर पानी को एकत्र करके ऊंचाई से उस पानी को गिराते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा इकट्ठा पानी होता है उसमें पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं जब गिराते हैं तो, और उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं बाय टरबाइन। जब हमारा पानी कभी ऊंचाई से गिरता है टरबाइन पर, तो वो पानी जब ऊंचाई से गिर रहा होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन पर गिर के वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उस टरबाइन से हम ऑल्टरनेटर को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस होल प्रोसेस को हम जल ऊर्जा संयंत्र बोलते हैं। अगला पॉइंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या होता है? इसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं, यानी कि परमाणुओं को विखंडन कराकर हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो हमारा कहलाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आप देख रहे होंगे जैसा कि चित्र में, ये आपके रिएक्टर लगे हुए हैं। इस रिएक्टर के अंदर हम परमाणुओं का विखंडन कराते हैं, उससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा से हम भाप बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। अगला आता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज प्लांट। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज प्लांट कौन कौन से हैं? सोलर पावर प्लांट यानी कि सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र क्या होता है? जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये पीवी सेल लगे हुए हैं। सूर्य के द्वारा जो किरणें हमें मिलती हैं वो हमारी कहलाती हैं सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा सोलर पावर प्लांट में हमारे दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पीवी सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये डायरेक्टली, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, पीवी सेल प्लेट्स लगी हुई हैं, इस पर हम डायरेक्टली सूर्य ऊर्जा को, सोलर रेडिएशंस को गिराते हैं और वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाती है। तो ये तो कहलाता है आपका डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि पानी को सूर्य ऊर्जा की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी ऊष्मा को स्टोर कर लेते हैं, उस ऊष्मा को, उस हीट को हम भाप बनाने में, स्टीम बनाने में प्रयोग कर लेते हैं, उस स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो ये तो हमने देखा कि सोलर पावर प्लांट क्या होता है। अब हम देख रहे हैं विंड पावर प्लांट क्या होता है। विंड पावर प्लांट यानी पवन ऊर्जा संयंत्र। विंड क्या होती है? विंड मतलब एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। होता क्या है, जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर गिरती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एयर मास होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बहने लगता है। तो जब ऐसी हवाएं चलती हैं तो जो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एयर बहती है, उससे क्या होता है, हमारा विंड जनरेट होता है। उस विंड को हम क्या करते हैं, ये रोटेटरी पार्ट जो हम लगा रखे हैं इसको हम विंड टरबाइन बोलते हैं। इन विंड टरबाइनों के द्वारा हम उस विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो वो मैकेनिकल एनर्जी वाया ऑल्टरनेटर, जो हम ऑल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पूरा विंड पावर प्लांट है। जो डायरेक्टली जो हम विंड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं विंड मिल में या स्टोन ग्राइंडिंग में। इनमें हम डायरेक्टली, जहाँ हमें मैकेनिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हम वहाँ पर उनको एज अ मैकेनिकल एनर्जी भी यूज़ कर लेते हैं। अगला पॉइंट आता है बायोमास पावर प्लांट। बायोमास पावर प्लांट में क्या होता है, इसमें हमने आपको बताया बायोमास एनर्जी क्या होती है कि जैसे जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वातावरण में वनस्पतियां हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, जो लकड़ियां हैं या गोबर है, खाद है और जो एनिमल से हमें चीज़ें मिलती हैं, इन सबको एकत्र करके हम जलाते हैं। जलाकर हम इसको क्या करते हैं, ऊष्मा में कन्वर्ट करते हैं, हीट में कन्वर्ट करते हैं और उस हीट को हम इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, बड़े बड़े टैंक हैं, इनमें हम इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके जलाते हैं, जलाकर हम इसकी हीट को प्रोड्यूस करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि कितने प्रकार के प्लांट होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, यानी ऊष्मीय शक्ति संयंत्र किसे कहते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। थर्मल पावर प्लांट को हम कोल पावर प्लांट भी बोलते हैं और स्टीम पावर प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें स्टीम का फॉर्मेशन करते हैं इसलिए स्टीम पावर प्लांट बोलते हैं, और कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं एज ईंधन, इसलिए हम इसको कोल पावर प्लांट भी बोलते हैं। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि स्टीम पावर प्लांट क्या होता है या थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। सो स्टीम पावर प्लांट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स कोल ऑयल गैस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी क्या हो रहा है कि जो स्टीम पावर प्लांट है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन सी, जो ऑयल है, कोल है, गैस है, इनकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के प्रोसेस को हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। सो स्टीम पावर प्लांट बेसिकली वर्क्स ऑन रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन साइकिल पर हमारा जो स्टीम पावर प्लांट है वो रैनकाइन साइकिल पर वर्क करता है। रैनकाइन साइकिल क्या होती है ये हम अभी आगे आपको बताएंगे। स्टीम प्रोड्यूस इन बॉयलर यूजुअली बाय द बर्निंग कोल इज एक्सपेंडेड इन द प्राइम मूवर। यानी कि जो स्टीम है हमारी बॉयलर में जलती है, यानी कि बॉयलर में क्या होता है, हम कोयला देते हैं और कोयला जब जलता है तो पानी को गर्म करके भाप में कन्वर्ट कर देता है, और जब भाप हमारी बॉयलर से निकलती है तो वो स्टीम हम क्या करते हैं, टरबाइन पर गिराते हैं। टरबाइन के घूमने से, टरबाइन के चलने से हमारा क्या होता है, प्राइम मूवर स्टार्ट हो जाता है, तो ऑल्टरनेटर भी हमारा रन करने लगता है। उस ऑल्टरनेटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं। अगला है कंडेंस्ड स्टीम इज फीडबैक टू बॉयलर अगेन। यानी कि जो स्टीम हमने टरबाइन पर गिराई वो तो टरबाइन को चलाने लगी, मगर जो रिजेक्टेड स्टीम होती है उस स्टीम को हम क्या करते हैं, कंडेंसर में ले जाते हैं और वहाँ पर कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है और उस पानी को हम दोबारा से बॉयलर में फीड करा देते हैं। अगला पॉइंट है द स्टीम टरबाइन ड्राइव्स द ऑल्टरनेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो स्टीम टरबाइन है वो क्या करती है, ऑल्टरनेटर को चलाने का काम करती है, ऑल्टरनेटर को रन कराने का काम करती है, उसकी वजह से हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टीम के गिरने से हमारा टरबाइन मूव करने लगता है, वो टरबाइन एज अ प्राइम मूवर वर्क करता है, इसकी वजह से हमारा ऑल्टरनेटर भी मूव करने लगता है। तो ऑल्टरनेटर हमारा क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा देता है, इसी से कहते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब हम बात करेंगे कि रैनकाइन साइकिल क्या होती है। रैनकाइन साइकिल एक थर्मोडायनामिक साइकिल है जिसमें हम क्या करते हैं, हीट हम देते हैं बाहर से और वो हीट अंदर लूप की तरह काम करती है, ये हमारी कहलाती है थर्मोडायनामिक साइकिल यानी रैनकाइन साइकिल। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि हीट हमने बॉयलर में दी, यानी कि बॉयलर में कोयला दिया, जला और भाप बनी, और वो भाप हमारी कहाँ गई, टरबाइन पर गिरी, और टरबाइन से हमारी वो भाप कंडेंसर में आई। कंडेंसर में क्या हुआ, वो भाप कंडेंस हो गई, पानी में परिवर्तित हो गई, और उस पानी को पंप के द्वारा अगेन हमने बॉयलर को दे दिया। तो आपने देखा कि जो हीट यहाँ से निकली थी वो हीट एक लूप की तरह इसने पूरा वर्क किया, इसलिए ये कहलाती है रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन साइकिल एक फ्रिक्शनलेस साइकिल है, यानी कि घर्षण रहित साइकिल होती है। अगली बात हम करेंगे कि थर्मो पावर प्लांट कैसा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये है आपका थर्मो पावर प्लांट। थर्मो पावर प्लांट में यहाँ पर आपने ये देखा कि ये कोयला है, ये कोयल को हम यहाँ पर चूर्ण बना लेते हैं, पाउडर के रूप में फॉर्मेशन करते हैं इसका, और पाउडर में ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका होपर है। होपर क्या होता है, एक छन्नी की तरह होता है, उस पाउडर को छानने का काम करता है। यानी कि हम इसमें कोयले को चूर्ण यानी पाउडर के फॉर्म में लेते हैं, पाउडर को अगेन हम यहाँ होपर के द्वारा छान कर हम इसको बॉयलर में सप्लाई करा देते हैं। बॉयलर में ये कोयला जलता है, जलकर हीट प्रोड्यूस करता है। हीट से क्या होता है, हमारा ये पानी इसमें भरा हुआ है, ये पानी गर्म होकर भाप में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्टीम जो भाप है हमारी, वो हम स्टीम टरबाइन पर गिराते हैं और स्टीम टरबाइन हमारा मूव करने लगता है, जिसकी वजह से वो एज अ प्राइम मूवर वर्क करने लगता है, घूमने लगता है, तो हमारा जनरेटर भी स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारा जनरेटर या ऑल्टरनेटर स्टार्ट हो जाता है, उससे हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि टरबाइन से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही थी और वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई वाया जनरेटर
जनरेटर, जिससे हमें ट्रांसफार्मर लगा है, इससे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा वोल्टेज पे बढ़ाकर हम प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे जो स्टीम हमारी टरबाइन पर गिर गई, वो स्टीम जो रिजेक्टेड स्टीम है, जो बच गई स्टीम, वो कहाँ आती है? कंडेंसर में। और वो क्या करता है? पानी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो भी पानी है वो गुनगुना है, गर्म है, उस पानी को हम क्या करते हैं? कूलिंग टावर के द्वारा ठंडा कर लेते हैं। कूलिंग टावर में क्या होता है? पानी को काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है और वो पानी ऊंचाई से गिरने के कारण ठंडा हो जाता है। उस ठंडे पानी को अगेन हम पंप के द्वारा बॉयलर में फीड करा देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे एयर डिस्पोजल पॉन्ड, यानी ये क्या है? सॉरी, एयर कह रहे हैं, एस डिस्पोजल पॉन्ड, यानी कि यहाँ पे जो राख हम जो कोयला जलाते हैं, कोयला के जलने की वजह से जो राख प्रोड्यूस होती है, उस राख को हम यहाँ पर एकत्र कर लेते हैं और वो राख एज अ प्रोसेस, इन प्रोसेस में यूज हो जाता है। इन प्रोसेस मतलब जैसे ही हमारे इस प्लांट के आसपास कोई इंडस्ट्रियल है, कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पर हम सप्लाई करा देते हैं। उससे क्या होता है? उस राख का हम इस्तेमाल कर लेते हैं सीमेंट वगैरह बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे इसके लेआउट की। इसका लेआउट कैसा होता है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कोयले का स्टोरेज होना, कोयला यहाँ पर हैंडल किया जाता है, कोयले को पाउडर फॉर्म में हमने बॉयलर में दिया, बॉयलर ने क्या किया? उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, जला के, मतलब कोयला जला, जलने की वजह से पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया और वो स्टीम हमने सुपर हीटर को दी। तो जो बॉयलर से हमें स्टीम मिलती है उसका टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है और जब हम सुपर हीटर तक वो स्टीम ले जाते हैं तो उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाता है, क्योंकि जो हमारा यहाँ बॉयलर से हमें स्टीम मिली उसमें कोई मॉइस्चर का ना रह जाए, उस वजह से हम सुपर हीटर में और ज़्यादा उसको हीट करते हैं। सुपर हीटर में सैचुरेटेड स्टीम हम प्राप्त कर लेते हैं। उस सैचुरेटेड स्टीम को हम टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन की वजह से हमें ऑल्टरनेटर स्टार्ट हो जाता है, ऑल्टरनेटर जनरेटर से हमें सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की मिल जाती है। अब जो स्टीम हमें यहाँ पे टरबाइन पे गिराए, वो स्टीम हमारी रिजेक्टेड स्टीम हम क्या करते हैं? कंडेंसर में ले जाते हैं और कूलिंग टावर के द्वारा उसको ठंडा करते हैं पानी में बदल के, और उस ठंडे पानी को हम अगेन बॉयलर में सप्लाई कराते हैं विद पंप। ये बॉयलर फीडिंग पंप है। इस पंप के द्वारा हम पानी को इकोनोमाइजर में ले जाते हैं। इकोनोमाइजर क्या करता है? उस पानी को फिर से गुनगुना करता है, और गुनगुना कैसे करता है? फ्लू गैसेस के द्वारा करता है। फ्लू गैसेस वो होती हैं जो हमारे बॉयलर में कोयले के जलने की वजह से जो गर्म गैसेस निकलती हैं, उनको हम इकोनोमाइजर में इस्तेमाल कर लेते हैं पानी को गर्म करने में, और वो हम दोबारा से बॉयलर में फीड करा देते हैं उस पानी को। अगला देख रहे हैं एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या करता है? हवा को बाहर से लेता है और उस हवा को गर्म करता है फ्लू गैसेस के द्वारा, और गर्म हवा को वो बॉयलर में फीड करा देते हैं। हवा की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो कोयला हम जला रहे हैं वो कोयला हमारा पूरी तरह से जल सके, इसलिए हम हवा को बॉयलर में सप्लाई कराते हैं। अब बात आती है एस स्टोरेज की। तो जो कोयला हमारा जलता है उससे जो हमें राख मिलती है, उस राख को हम एस स्टोरेज में एकत्र कर लेते हैं। तो ये हमने समझा कि थर्मल पावर प्लांट का लेआउट क्या है। अब हम बात करेंगे पावर प्लांट के पार्ट्स और उनके एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम देखा कि हमने इस पूरा प्लांट को समझा, तो हमने देखा किस प्रकार से एनर्जी फॉर्मेशन हुआ, यानी कि केमिकल एनर्जी, जो हमारा कोल है, कोल की केमिकल एनर्जी को हमने थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया बाय बॉयलर। बॉयलर में कैसे? क्योंकि कोयला हमारा जलने की वजह से हीट पैदा हुई, हीट की वजह से जो हमें स्टीम मिली, वो स्टीम हमारी क्या कहलाती है? थर्मल एनर्जी। उस स्टीम को हमने टरबाइन पे गिराया, टरबाइन के घूमने की वजह से हमें क्या प्राप्त हुआ? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जब हमारी जनरेटर को मिली, यानी ऑल्टरनेटर को मिली, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने देखा इस प्रकार से हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, तो हमने क्या पाया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब हम बात करेंगे पावर प्लांट के मुख्य पार्ट्स की। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला फ्यूल, यानी कि फ्यूल के रूप में हमने कोयले का इस्तेमाल किया। कोयले को हम बॉयलर में देते हैं, बॉयलर कोयले को जलाता है। बॉयलर में दो प्रकार के काम होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। पहला तो कोयले का जलना और दूसरा स्टीम का बनना, यानी कि कोयले के जलने की वजह से हीट पैदा होती है, हीट की वजह से पानी गर्म होता है, गर्म होकर पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो काम बॉयलर में होते हैं, कोयले का जलना और भाप का बनना। वो जो भाप बॉयलर से निकलती है वो हम सुपर हीटर में ले जाते हैं। सुपर हीटर उस भाप को और ज़्यादा गर्म कर देता है, लगभग 1200 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म कर देता है, सैचुरेटेड कर देता है। उस सैचुरेटेड स्टीम को हम क्या करते हैं? स्टीम टरबाइन पे गिराते हैं। स्टीम टरबाइन क्या करता है? मूव करने लगता है, मूव करके वो अल्टरनेटर को स्टार्ट करा देता है एज अ प्राइम मूवर। तो जब हमारी जो स्टीम बच जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, वो स्टीम हम कहाँ ले जाते हैं? कंडेंसर में। कंडेंसर उसको पानी में बदल देता है। पानी में बदलकर हम क्या करते हैं? उसको कूलिंग टावर में ले जाते हैं। उस गर्म पानी को हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं कूलिंग टावर के द्वारा। और जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो हम बॉयलर फीड पंप में ले जाते हैं। उससे क्या करते हैं? पंप के द्वारा हम इकोनोमाइजर में फीड करा देते हैं। इकोनोमाइजर क्या करता है? उस पानी को थोड़ा सा गुनगुना करता है फ्लू गैसेस के द्वारा, और गुनगुना करके वो दोबारा से बॉयलर को फीड करा देता है।
अब इकोनोमाइजर के बाद आता है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या करता है, बाहर से हवा को लेता है, गर्म करता है फ्लू गैसेस के द्वारा और फिर से बॉयलर को सप्लाई करा देता है। आप देख रहे होंगे जो इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर है, ये दोनों आपके बॉयलर की इफिशियंसी के बढ़ाने के डिवाइसेस हैं, यानी कि ये दोनों ही हमारे बॉयलर की हेल्प करते हैं, बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। ये दो डिवाइसेस के नाम है इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर। अगला पॉइंट है जनरेटर, यानी कि जनरेटर से क्या होता है, हमारी जो स्टीम टरबाइन मूव करने लगती है उसकी वजह से हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। हमने अभी तो बात करी थर्मल पावर प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। थर्मल पावर प्लांट में लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें जो कोयला हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी सस्ता होता है। इनिशियल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो इसकी सस्ती होती है, कम होती है। एबल टू रिस्पॉन्ड टू रैपिड चेंज इन लोड, यानी कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो लोड में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए या उसको सप्लाई कराने के लिए वो सक्षम होता है। ट्रांसमिशन कॉस्ट इज लेस एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है थर्मल पावर प्लांट की वो हाइड्रो पावर प्लांट से कम होती है। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाइड्रो पावर प्लांट से कम होती है। अ लार्ज वाटर सोर्स इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, यानी कि इसमें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है स्टीम में बदलने के लिए। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसकी इफिशियंसी कम होती है, इसकी इफिशियंसी लगभग 25 से 30% ही होती है। अब हम बात करेंगे हैंडलिंग ऑफ कोल एंड एशेज डिफिकल्ट, यानी कि जो रखरखाव है कोयले का और राख का वो थर्मल पावर प्लांट में काफ़ी कठिन पड़ता है, टफ होता है। कॉजेज पॉल्यूशन, यानी कि जो इसमें कोयला जलता है, जो कोयले के जलने की वजह से जो CO2 प्रोड्यूस होती है, काफ़ी धुआं निकलता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करता है, जिसका डिसएडवांटेज है। अभी तक हमने पढ़ा कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में कोयले का क्या से जो उत्पादन होता है उसका क्या रोल है। तो थर्मल पावर प्लांट की वजह से, कोयले की वजह से हमारे भारत की टोटल खपत का 57% भाग हमारा कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब हम देख रहे हैं थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो उसमें कोयला जलता है, जलने की वजह से क्या होता है CO2 प्रोड्यूस होता है और CO2 की वजह से हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हो जाता है। इसकी वजह से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे प्रदूषण रहित होते हैं। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता यानी इफिशियंसी को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो स्टीम हम टरबाइन पर गिराते हैं उस स्टीम का टेम्परेचर और अधिक बढ़ा देना चाहिए। तो ये हमने जाना कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसके बारे में सारी डिटेल समझी। इस सारे प्रशिक्षण को लिए हमने क्या किया, bharatskill.government.in से हमने प्राप्त किया, विकीपीडिया से इसका रेफरेंसेस लिया और निमी पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन से भी कुछ रेफरेंसेस लिए। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इन सब चीज़ों के रेफरेंसेस ले सकते हैं। आज मैंने आपको पावर जनरेशन के बारे में और थर्मल पावर प्लांट के बारे में आपका प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करती हूँ कि ये प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।